मैं महेश कुमार स्वामी। अपनी पिछली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 14 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। उस क्लास में आपने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में आपने स्टडी की थी। आज का अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है मोनोसेकेराइड से। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मोनोसेकेराइड। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड के बारे में कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम क्या नहीं कर सकते, जल अपघटन। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम जल अपघटन नहीं कर सकते या जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बोनिल समूह होता है। तो मोनोसेकेराइड में कार्बोनिल समूह के आधार पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक तो एल्डोज और दूसरा मैंने लिखा है कीटोज। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड समूह होगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड होता है, उस मोनोसेकेराइड को हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। और वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन होगा उसे हम कीटोज बोलेंगे। तो मोनोसेकेराइड की दो कैटेगरी डिवाइड की है, पहली एल्डोज, दूसरी कीटोज। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह तो एल्डोज और कीटोन क्रियात्मक समूह है तो कीटोज। अब आपको थोड़ा सा अंतर समझाता हूं। आप लोगों ने दो नाम सुने हैं, एक तो ग्लूकोज और दूसरा नाम मैंने लिखा है फ्रक्टोज। दोनों में विशेष बात याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र सेम होता है C6H12O6। दोनों का सूत्र आणविक फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है C6H12O6। लेकिन अंतर क्या है, ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है जबकि कीटोन में क्रियात्मक समूह फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन होता है। तो इसका मतलब है, अब एक चीज दोनों में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो यहां समझ सकते हैं कि इस एल्डोज का एग्जांपल क्या लिखा आपने, ग्लूकोज, और कीटोज का एग्जांपल आपने क्या दिया, फ्रक्टोज। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है इसमें, एल्डिहाइड, इस कारण से इसको एल्डो, और 6 कार्बन, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, 6, इस कारण से इसको एल्डोहेक्सोज। तो ग्लूकोज किस प्रकार की मोनोसेकेराइड है, एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज की बात करें तो क्रियात्मक समूह कीटोन होने से कीटो और 6 कार्बन के लिए हेक्सोज। तो फ्रक्टोज किस प्रकार की मोनोसेकेराइड है, तो एग्जांपल होगा कीटोहेक्सोज। तो इतनी सी बातें आपने पढ़ी मोनोसेकेराइड के बारे में। अब हम डिटेल से ग्लूकोज के बारे में हम बात करेंगे। अब समझते हैं कि आज का अपना जो टॉपिक मेन जो कंसेप्ट है, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की बात सीधी सी बात है कि जो मीठे फल होते हैं, शहद है, उनमें ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पके हुए अंगूर होते हैं, पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है। मतलब पके हुए अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज बनाने की दो विधियां अपने सिलेबस में दे रखी है। ग्लूकोज बनाने की विधियां क्या लिखा मैंने, ग्लूकोज बनाने की दो विधियां। तो दो विधि है, एक है सुक्रोज से और दूसरी है स्टार्च से। पहली विधि किससे बेटा, सुक्रोज से, और दूसरी विधि है आपकी स्टार्च से। अब ये बड़ा सिंपल सा है कि सुक्रोज है तो सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे था हमने, C12H22O11। इसका जल अपघटन कर दो, जल अपघटन का मतलब हो गया H2O। ये जो जल अपघटन करते हैं वो हम अम्लीय माध्यम में करते हैं। अम्लीय माध्यम का मतलब या तो तनु HCl लेंगे या तनु H2SO
4। तो अम्लीय माध्यम में आपने जब इसका जल अपघटन कर दिया तो आपको 2 इकाइयां प्राप्त होगी, एक तो C6H12O6 और एक और सेम C6H12O6। एक इकाई ग्लूकोज के रूप में होती है और दूसरी इकाई फ्रक्टोज के रूप में होती है, जिनको अलग कर लिया जाता है। तो याद रखना है कि ग्लूकोज बनाने की पहली विधि किसके द्वारा, सुक्रोज के द्वारा। तो सुक्रोज का तनु HCl या तनु H2SO4 के द्वारा जब अपघटन किया जाता है, तनु H2SO4 या तनु HCl के द्वारा जब अपघटन किया जाता है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, ग्लूकोज। दूसरी विधि क्या दी, स्टार्च से। जब हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 और कितने अणु होते हैं इसके, N। इसका भी अम्लीय अपघटन किया जाता है, अम्लीय का मतलब तनु HCl लिया जाता है, तनु H2SO4 H2O लिया। और यहाँ एक विशेष बात रखनी है कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होगी और टेम्परेचर है वो 393 केल्विन ताप और 2 से 3 atm दाब होता है इसमें। अब सीधी सी बात है, 6 कार्बन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 और यहाँ जल के कितने मॉलिक्यूल हो गए आप, N। तो क्या बनेगा, C6H12O6 और ये आपको क्या मिल गया, ग्लूकोज। तो दूसरी विधि थी स्टार्च से। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च का अम्लीय माध्यम में 393 केल्विन ताप और 2 से 3 atm दाब पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। विशेष बात रखनी है कि ये ग्लूकोज बनाने की कौन सी विधि है, ये ग्लूकोज बनाने की औद्योगिक विधि, ये ग्लूकोज बनाने की कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि। अब आगे बात करें तो हमने पढ़ा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बनाने की विधियां क्या होती है। अब हम बात करें ग्लूकोज की संरचना, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की संरचना। बेटा यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ग्लूकोज की संरचना की बात करते हैं तो ग्लूकोज को अभी हमने पढ़ा था एल्डो हेक्सोज कहते हैं, ग्लूकोज को आप क्या बोलते हो, एल्डो हेक्सोज बोलते हैं। इसके अलावा इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है और आपने नाम पढ़ा था स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, उन सब की एकल इकाई क्या होती है, ग्लूकोज। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इन सब की एकलक इकाई कौन होती है, ग्लूकोज होती है। अब ग्लूकोज की संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है बेटा कि ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह हमने पढ़ा था, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, तो CHO, इसके पश्चात 4 कार्बन इस प्रकार से होते हैं CHOH, ऐसे 4 बार लिखना है, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में आता है CH2OH। ये नॉर्मल ग्लूकोज की संरचना है, पूरी संरचना बोलते हैं CHO, फिर CHOH, 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 CHOH कितनी बार, 4 बार और लास्ट में होता है CH2OH। अब देखो इस संरचना को चाहो तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, CHO, देखो CHOH कितनी बार, 4 बार, तो चारों कंबाइन कर दो CHOH4 और लास्ट में नीचे आएगा CH2OH। तो दोनों एक ही, ये है ग्लूकोज की संरचना। बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्लूकोज की संरचना में 3-4 विशेष बातें होती है। पहली बात, ग्लूकोज की संरचना में ये जो कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में। तो पहला क्वेश्चन तो यह आ जाता है कि कार्बन परमाणु की
सीधी श्रृंखला। ग्लूकोज में जो कार्बन परमाणु होते हैं उसकी श्रृंखला क्या होती है? सीधी होती है। दूसरा कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट होने का मतलब कार्बोनिल समूह होगा। तो दूसरा होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि कार्बोनिल में कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह नंबर 4, 1 2 3 4 5। तो ये ग्लूकोज में OH कितने हैं? यहाँ पे 5, तो 5 OH समूह की उपस्थिति। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे भी डिटेल से जब अपने उसका नंबर आएगा, कि यहाँ जो कार्बन है वो इस ए कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके कारण ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इस OH को तो बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। CH2OH कौन सा एल्कोहल होता है? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल। और ये कार्बन एक इधर और एक इधर, तो बाकी के जितने भी कार्बन है 2 डिग्री है। तो इस कारण से जितने भी OH है उन OH को बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल। तो ग्लूकोज में जो OH समूह होते हैं उसमें एक प्राथमिक OH होता है। प्राथमिक, तो क्या लिख सकते हैं? एक प्राथमिक OH समूह है। तो बेटा इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो प्रश्न आता है, इनको सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल में भी कौन सा? एल्डिहाइड होता है। 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, एक प्राथमिक होता है। तो इनको सिद्ध करने के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे कंप्लीट सिंपल सी बात करें। सबसे पहला पॉइंट कि ग्लूकोज की सब संरचना समझानी है, कि हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की संरचना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। दूसरे पॉइंट कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणु जो 6 होते हैं वो सीधी श्रृंखला में होता है। तो लिखेंगे कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला। ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला को हम कैसे सिद्ध करते हैं? हम क्या करते हैं बेटा कि ग्लूकोज C6H12O6 इसकी क्रिया मैंने क्या करवाई? हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मैंने इसको गर्म किया। इसको ग्लूकोज को मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या किया? गर्म किया। जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आप गर्म करते हो तो N हेक्सेन बनता है। N हेक्सेन फॉर्मूला CH3 CH2 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 CH3। क्या नाम है इसका? N हेक्सेन। अब ग्लूकोज से N हेक्सेन प्राप्त हुआ। अब N हेक्सेन आपको साफ देखने में नजर आ रहा है कि इसमें 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में। तो इसी से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में भी जो 6 कार्बन होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। तो याद करके बिल्कुल रखना इसको कि ग्लूकोज में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो 6 के 6 सीधी श्रृंखला में होते हैं। याद कर जाए, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाई तो N हेक्सेन प्राप्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन होता है कि ग्लूकोज में कौन सा समूह है? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। बेटा यहाँ कुछ रिएक्शन ऐसे आएगी जो अपने चैप्टर नंबर 10, 11, 12 की है, तो वहां पर या तो आप लोगों ने पढ़ी होगी या हम आगे पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड है। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, एक चीज याद करना, कुछ समझा रहा हूं। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है H2NOH और एक
HCl। H2NOH को तो हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। और HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। तो H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन और HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इन दोनों की विशेष बात क्या है कि किसी भी कंपाउंड में यदि कार्बोनिल समूह है और उसकी क्रिया आपने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दी तो वो ऑक्सीजन बना देता है। तीसरी मिनट, कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। और हाइड्रोजन साइनाइड किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाओगे तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो यदि ये क्रिया हम ग्लूकोज के साथ करवाएंगे तो अगर ग्लूकोज में भी ये बनता तो इसका मतलब ग्लूकोज में भी कार्बोनिल समूह है। तो फिर इसको यहां मैं बोर्ड पे ऊपर समझा रहा हूं जो मैं यहाँ पे कि कार्बन समूह की बात है तो ये तो है LZCHO और CHOH कितनी बार लिखते हैं बेटा? 4 बार। CH2OH क्रिया करवाएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या सीखा था बेटा? H2NOH। तो इसका नाम तो आपने लिखा था हाइड्रोक्सिल एमीन और ये आपका हो गया ग्लूकोज। अब आपने क्या किया? क्रिया करवाई तो यहां से O और यहां से 2H, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये यहाँ पे जुड़ गया। तो जुड़ गया तो क्या हुआ? CH ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा? N। तो CH डबल बॉन्ड NOH फिर CHOH4 CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बना उसको बोलते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीन। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई तो क्या बन गया? ऑक्सीन। इसका मतलब ग्लूकोज में क्या उपस्थित है? कार्बोनिल समूह। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका कि CHOH कितने लिए बेटा? 4 CH2OH। ये ग्लूकोज है, इसकी क्रिया मैंने करवा दी HCl, क्या नाम था? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो होता क्या बेटा कि ये ऑक्सीजन इस तरह डबल बॉन्ड से होता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ये स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ H डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड को जैसे ये लिखा था CHO, इस एल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो डबल बॉन्ड O इधर H लगा दिया। अब हुआ क्या? ये डबल बॉन्ड यहां से टूट गया तो इस O के साथ तो जुड़ गया H और इस कार्बन की जो वैलेंसी पेंडिंग थी उसके साथ क्या जुड़ गया? आपका CN साइनाइड। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ? H और इस O के साथ H, तो यहां जोड़ दिया मैंने OH और इस कार्बन के साथ CN, बाकी स्ट्रक्चर सेम है तो CHOH4 CH2OH। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि इन दोनों अभिक्रिया से कि ग्लूकोज में कौन सा समूह? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह तो मान लिया लेकिन कार्बोनिल समूह में कौन सा समूह है? तो आंसर होता है एल्डिहाइड। तो देखो यहां लिखते हैं 3 बटा 4 नंबर का है एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। अब इसको कैसे समझते हैं कि बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण कर दो, एल्डिहाइड का सामान्यतः अगर आपने इसका क्या कर दिया? ऑक्सीकरण, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
तो ये ग्लूकोज के लिए पढ़ते हैं कि ये लिया हमने एल्डिहाइड CHO CHOH4 CH2OH। इस ग्लूकोज का मैंने ब्रोमीन जल का मतलब Br2 जल बोलते हैं, ये होता है ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल के द्वारा इसका मैंने ऑक्सीकरण किया। ब्रोमीन ग्लूकोज का मैंने ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण किया तो देखो बेटा क्या होता है, ये C एक और एक कितने O है 2 और एक H, तो इसको आप लिख सकते हो C O कितने 2 तो एक और एक 2 और एक H, CHOH4 और CH2OH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या लिखा है? ग्लूकोनिक अम्ल। तो देखो यहाँ संरचना में साफ समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण किया तो ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, अर्थात एल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जिसे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। इसलिए एक अपचयन अभिक्रिया भी होती है कि यदि एल्डिहाइड का हम अपचयन करें तो वो प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड का हम क्या करें? अपचयन। जो यहां समझाऊं आपको, यदि एल्डिहाइड का अपचयन मैंने सोडियम मरकरी अम्लगम और H2O, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है, तो यहां मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए, तो या अपचयन लिख सकते हो, आपकी इच्छा। सीधी सी बात है, जहां ऑक्सीकरण होगा वहां ऑक्सीजन ऐड होगी, अपचयन होता है वहां हाइड्रोजन ऐड होती है। तो ग्लूकोज का आप सोडियम मरकरी अम्लगम के द्वारा अपचयन करते हो तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन किससे जुड़ते हैं यहाँ पे CH1H2O CHOH4 CH2OH। तो ये एल्डिहाइड है, वो प्राथमिक एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इससे भी सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड है। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया सर ये ऐड कैसे होता है, ये एल्डिहाइड एल्कोहल में परिवर्तित कैसे हुआ। ऐसे समझते हैं कि अपचयन का मतलब आप यहाँ क्रिया किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। अब देखो यहाँ पे कि इस एल्डिहाइड को मैंने से दिया CH≡O, तो ये बंध क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। यहाँ से जब ये बंध टूटा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अब देखो C कितने H 2 और OH, तो CH2OH। इस संरचना को बोलते हैं सोर्बिटोल। तो ग्लूकोज का सोडियम मरकरी और जल के द्वारा अपचयन करते हैं तो सोर्बिटोल बनता है, जो ग्लूकोज में कौन सा समूह, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका ये आता है कि ग्लूकोज में कितने OH, 5 OH समूह की उपस्थिति। कि ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं बेटा, 5। सिद्ध करना रिएक्शन में, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। CHO CHOH 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 CH2OH। अब इस ग्लूकोज की क्रिया या तो आप करवा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिल क्लोराइड से, तो मैं यहाँ अभिक्रिया करवा रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्रिया करवाई आपने, तो अब बेटा गौर से देखो कि यहाँ से H और यहाँ से Cl भाग गया, तो मैंने ये कितने मॉलिक्यूल ले लिए इसके, 5। तो HCl, तो ये जितने भी 5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, इन 5 से H बाहर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C H और Cl के साथ मिलकर बाहर चला जाएगा और बाकी संरचना इसके साथ जुड़ जाती है। तो देखो कैसे होता है, CHO CHO, उसके बाद क्या था COCH3 तो सेम CHOCOCH3 CHOCOCH3 और लास्ट में CH2OCOCH3
और पांचों के H, तो 5 HCl के अणु बाहर निकल जाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की क्रिया हमने एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई तो पेंटा एसिटिल बना। इस पेंटा एसिटिल से ही सिद्ध हुआ कि ग्लूकोज में OH समूह कितने होते हैं, 5, और ये पांचों OH समूह अलग अलग कार्बन पे होते हैं। इसका पता हमें कैसे लगता है कि जब हम ग्लूकोज को गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसमें से जल का अणु बाहर नहीं निकलता। अगर एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह है तो गर्म करते ही जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जल का अणु बाहर नहीं निकलता, इससे ये भी सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में जो OH समूह है वो अलग अलग कार्बन पे उपस्थित है। इसके पश्चात बेटा इसकी एक लास्ट रिएक्शन और है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक OH समूह उपस्थित होता है। प्राथमिक OH समूह, इसको यहां से रिएक्शन था CHO CHOH CH कितने 4 CH2OH। तो ये तो हो गया प्राथमिक OH 1 और ये द्वितीयक 4। बेटा क्या होता है कि प्राथमिक OH का या प्राथमिक एल्कोहल का जब आप प्रबल ऑक्सीकरण की उपस्थिति में हम उनका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण होने से जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि ये जो ग्लूकोज है इसका HNO3 सांद्र HNO3 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया। तो सांद्र HNO3 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया तो ये जो प्राथमिक एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। अब इसके साथ जो एल्कोहल जब परिवर्तित होगा तो हमने पढ़ा था एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो यहाँ कंडीशन क्या बनती है COOH CHOH4 और यहाँ पर भी COOH। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज का जब आपने सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण किया तो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक अम्ल बनता है। अब सैकेरिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने का मतलब एक तो समझ में आ गया कि वो एल्डिहाइड से, दूसरा तभी बनेगा जब क्या हो प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित होता है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि ग्लूकोज की क्रिया सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो सैकेरिक अम्ल बनता है जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक OH समूह उपस्थित है। फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है या ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में 5 OH समूह होता है या ग्लूकोज में एक प्राथमिक OH समूह होता है। तो इनकी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आज हमने इसको कंसेप्ट क्लियर किया। कल इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे जो पार्ट 3 के रूप में आएगा। मैंने कहा नोट्स की टेंशन आपको नहीं करनी है, मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं इस चैप्टर के अपने बनाए हुए नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा जिससे आप आसानी से इसको पढ़ पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।